आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग करेंगे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्ज़ाम फरवरी में है, तो इसीलिए हम लोग अब करेंगे फास्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी लाइव क्लास के जरिए। तो आप सभी एक बात जान लो, सुबह में होता है हमारा लाइव क्लास 5:30 बजे और शाम में हमारा होता है 7 बजे लाइव क्लास। तो आप सभी ज़रूर जुड़ा कीजिए। तो चलिए हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक सूत्र कहा जाता है? किसे रासायनिक सूत्र कहा जाता है? तो आप सभी को मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन जब बोलूँगा तो आप सभी मेरे बोलने से पहले कमेंट में राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए आप सभी फास्ट कीजिए, आंसर बताइए। इस सवाल फिर से सुनिए, किसे रासायनिक सूत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है उद्दीपक, बी में है पाचक रस, सी में है हार्मोन, डी में है आवेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्ट में आप सभी कमेंट कीजिए। तो हम राइट आंसर बताते हैं। एक का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि हार्मोन। हार्मोन को ही रासायनिक दूध कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आप करेंगे 2 नंबर सवाल को। तो 2 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है। सवाल ध्यान से सुनिए, सभी भी दिया है। द ओरिजिन ऑफ स्पेंजिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये एक पुस्तक है, आप सभी को ध्यान रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेंसिज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है डार्विन, बी में है लामार्क, सी में है ओपेरिन और डी में है वाइसमान। तो आप सभी फास्ट में इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 2 का होगा वह होगा ए, यानी कि डार्विन ही ने यह जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेंसिज नामक पुस्तक को लिखा था डार्विन। आप सभी को याद रखना है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 3 नंबर सवाल को। हमारा 3 नंबर सवाल है इस प्रकार से। सवाल सुनिए, बहुत भिविया है। निम्नलिखित में किस माध्यम से में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए में देखिए है कांच में, बी में है पानी में, सी में है लोहा में और डी में है निर्वात में। तो आप सभी फास्ट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 3 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा निर्वात, यानी कि हवा में ही सबसे ज़्यादा रहता है प्रकाश की चाल। मैंने मैंने यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताया है, आपको ध्यान रखना है। बहुत भी 3 नंबर क्वेश्चन है, यह हर एक साल पूछता है। निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 4था नंबर सवाल को। हमारा 4था नंबर सवाल इस प्रकार से है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आप सभी फास्ट में इसका राइट आंसर बताइए, तब तक हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कुलम्ब, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर और डी में है ओम। तो इसका जो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि वोल्ट जो है वह विभवांतर का जो ऐसा मात्रक है। आपको ध्यान रखना है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है वह होगा वोल्ट। तो चलिए आपको इस प्रकार से भी सवाल पूछे, वोल्ट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, V के द्वारा ही वोल्ट को दर्शाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 5 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है तना में, बी में है जड़ में, सी में है पुष्प में और डी में है फल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी फास्ट कमेंट कीजिए। तो 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि पुष्प में ही पौधे का जनन अंग पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 6ठा नंबर सवाल को। 6ठा नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल बहुत बिबिया है, आप सभी ध्यान से सुनिए। यह क्वेश्चन तो और भी बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार हम वीडियो में बनाते हैं तो देखते हैं वीडियो में आता है। तो देखिए 6ठा नंबर सवाल, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को जरूर याद होगा, कमेंट कर दीजिए फास्ट में। तो ए में है नीम, बी में है गुलाब, सी में है मटर और डी में है गुलदाउदी। तो आप सभी कमेंट में बता दिए हैं, तो सही आप बताए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि मटर ही होगा। मटर के पौधे से ही मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग को दर्शाया था। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 7वां नंबर सवाल को। 7वां नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखिए हमारा इस प्रकार से है। ऑप्शन ए में है एक दिशीय, बी में है द्विदिशीय, सी में है बहुदिशीय और डी में है किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका जो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए यानी कि एक दिशीय। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 8 नंबर सवाल को। हमारा 8 नंबर सवाल है ओजोन परत पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बिबिया है, बार बार यह क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी फास्ट में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर। तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है वायुमंडल की निचली सतह में, बी में है वायुमंडल के ऊपरी सतह में और सी में है वायुमंडल की मध्य सतह में और डी में है इनमें कोई नहीं। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो अब हम लोग करेंगे 9 नंबर सवाल को। हमारा 9 नंबर सवाल है इस प्रकार से। सवाल है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? क्वेश्चन बहुत बिबिया है, आप सभी इसका आंसर ध्यान से देख लीजिए और याद कीजिए। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो ऑप्शन ए में है जस्ता, बी में है सोना, सी में है प्लेटिनम और डी में है सिलिकॉन। तो इसका जो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी यानी कि सिलिकॉन का ही जो धातु सिलिकॉन का ही सोलर कुकर बना रहता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में किस धातु का सोलर सेल बना रहता है? तो सिलिकॉन का ही बना रहता है। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल भी बहुत बिबिया है। निम्नलिखित में कौन लवण है? आपको देखिए इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन लवण है। तो हमारा ऑप्शन ए में है HCl, बी में है NaOH, सी में है हमारा इस प्रकार से इसको लिख देते हैं हम K2SO4, हमारा बी में सी में दिया है और डी में दिया गया है हमारा, इसको भी लिख देते हैं NH4 इस प्रकार से और OH इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो हमको देखना है निम्नलिखित में कौन लवण है। तो 10 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा ए यानी कि HCl एक लवण है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल को। हमारा 11 नंबर सवाल है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी फास्ट में कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए में है लिथियम, बी में है यूरेनियम, सी में है सीजियम और डी में है आयरन। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी यानी कि यूरेनियम ही सबसे भारी धातु है। चलिए अब हम लोग करेंगे 12 नंबर सवाल को। तो 12 नंबर सवाल हमारा बहुत बिबिया है, यह क्वेश्चन बहुत बिबिया है, आपको ध्यान रखना है। यह हर एक साल पूछता है, फिक्स है, पूछ देता है हर साल। तो याद रखना है आपको। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो आप सभी राइट आंसर बताइए। हम तब तक कमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 7। तो इसका जो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी यानी कि 7 जो है वह अणु इथेन के अणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं 7 हमारा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से होता है देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए हम किसी का ही उदाहरण ले देते हैं। इस प्रकार से दिया रहता है हमारा, इस प्रकार से 7 जैसे दे दिए, 1 2 सीसी ही हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो देख लीजिए जैसे कि यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, एक 7 हो गया इसके लगाकर। तो इसी प्रकार से सहसंयोजक बंधन बनता है। आप पढ़े होंगे यह सब और नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा भी देंगे। अगर आप सभी बोलोगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वह कौन होते हैं, हमको यही बताना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, तब तक आप सभी इसका राइट आंसर बता दो। ए में है अम्लीय धातु, बी में है अक्रिय गैस, सी में है क्षार धातु और डी में है मिश्र धातु। तो हमारा 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी यानी कि क्षार धातु होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन ए में है वायु, बी में है जल, सी में है मिट्टी और डी में है जीवधारी। तो पहले आप सभी देख लीजिए प्राकृतिक संसाधन इनमें कौन कौन है। तो वायु है, जल भी है प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी भी है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि हमारा जो इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा वह होगा नहीं जीवधारी। तो इसका राइट आंसर भी जो हमारा होगा 14 का वह होगा डी, यानी कि जीवधारी ही निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल हमारा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता है? आप सभी जल्दी कमेंट करो। तब तक हम ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के हमारा जो नियम होता है वह 2 होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल हमारा है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आवर्त बनते हैं? क्वेश्चन सुनिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवर्त बनते हैं? तो ऑप्शन ए में है 1 आवर्त, बी में है 2 आवर्त, सी में है 3 आवर्त और डी में है इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जल्दी जल्दी 16 का राइट आंसर बता दो। तो 16 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह एक ऑक्सीजन में हमारा जो बनता है वह द्विबंधन बनता है। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन में हमारा जो बंधन बनता है वह द्विबंधन इस प्रकार से बनता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर होगा 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल हमारा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है रकली, सी में प्राकृतिक गैस और डी में है इनमें सभी। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह होगा सी, यानी कि प्राकृतिक गैस ही एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर सवाल को। 18 नंबर सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है पर्णहरित, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है इनमें सभी। तो इसका जो 18 का राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि इनमें सभी, क्योंकि पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह सभी स्वपोषी है। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी, यानी कि इनमें सभी। तो अब हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा और ये भी पता होगा कि यह बहुत भिविया क्वेश्चन है, क्योंकि आप जहाँ कोचिंग भी पढ़े होंगे वहाँ पर यह क्वेश्चन बताया गया होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी, क्योंकि यह 5 नंबरा में पूछ देता है। तो आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन बोल देते हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन हम इसका देखेंगे। ऑप्शन देखिए हमारा है पहला ए में है काला, बी में है नीला, सी में है लाल, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आप सभी ने सही बताया। इसका जो हमारा 19 का राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाने पर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है जैव विविधता का विशिष्ट स्तर है। जैव विविधता का विशिष्ट स्तर है ऑप्शन ए में फसल क्षेत्र, बी में है नदी तट, सी में है समुद्र तट और डी में है वन। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, यानी कि वन ही है जो जैव विविधता का विशिष्ट स्तर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर सवाल को। आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। यदि पता है तो सही बात है, नहीं पता है फिर भी बताओ, और उसके बाद तो हम ही बता ही देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आप सभी जल्दी जल्दी बताइए। हम क्वेश्चन तब तक पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी पूछ देता है हर साल। तो ध्यान रखिएगा निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए पैदल चलना, बी में है साइकिल से चलना, सी में है मोटरसाइकिल से चलना और डी में है इनमें कोई नहीं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि यह प्रदूषण भी छोड़ता है। जैसे कि पेट्रोल डलाने पर धुआं छोड़ता है उसी प्रकार से यह चलता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर सवाल देखिए बहुत भी आया गया है, इसको थोड़ा हम जूम करेंगे क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा। यह तीनों सवाल पूछता है, 3 को पूछेगा, 3 में से 1 को न पूछ देगा आपको। तो चलिए हम इसको समझते हैं आराम से। समझिए एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो हम पहले इसको लिख देते हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में जो दिया गया है
वह इस प्रकार से है। आप सभी को हम सही से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। CnH2n+2 इस प्रकार से है। और बी में है CnH2n इस प्रकार से है। ये हमारा ए का है, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा बी का है और यह हम सी का अब यहाँ लिखेंगे। तो चलिए हम सी का लिखते हैं। सी का देखिए थोड़ा ये जूमिंग हो गया, तो इसको पहले काट देते हैं, फिर से समझाते हैं। पहले लिखने के बाद आप सभी समझ लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। तीनों सूत्र एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। तो देखिए हम पहला यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं। ए में देखिए क्या लिख देते हैं, CnH2n। उसके बाद हो जाएगा +2। और बी में हम देखिए लिख देते हैं, बी में जो है CnH2n हमारा इस प्रकार से है। और सी में जो है हमारा CnH2n-1। और डी में जो हमारा दिया गया है, डी में भी देख लेते हैं। डी में हमारा है CN, उसके बाद है H2n, उसके बाद -2 इस प्रकार से है। तो आप सभी इसका समझ देख लीजिए ध्यान से। हम इसको मिटा देंगे और इस समझाने के लिए ही हम आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था। तो चलिए आप सब देख लिए हैं, अब बताते हैं। देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह हमारा होता है CnH2n+2। उसके बाद आपको पूछेगा एल्कीन, तो आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्केन हो गया, सर लिखेंगे क्या, समझ लो आप सभी। देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको ध्यान रखता है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है। सटा के इस प्रकार से, सटा के और उसके बाद हटा के इस प्रकार से आपको लिखना है। हटा के और घटा के इस प्रकार से लास्ट में आपको लिखना है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सटा के, हटा के और घटा के। तो देखिए एल्केन, एल्काइन का जो सूत्र होता है, सटा के देखिए इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना लिखना है CnH2n, उसके बाद आपको प्लस जोड़ देना है 2, तो ये बन जाएगा हमारा एल्काइन का सूत्र। और उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले आपको कुछ नहीं लिखना है तो एल्कीन का सूत्र बनेगा। तो कुछ नहीं लिखना है मतलब इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, यानी कि CnH2n जो हमारा होगा वह एल्कीन का सूत्र होगा। उसके बाद आपको घटाना है, यानी कि -2 कर देना है। तो ये हमारा जो होगा एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n। तो आपको ध्यान रखना है, सटा के, हटा के, घटा के। देखिए आप इस प्रकार से जो लिखा गया है इस प्रकार से लिख दोगे तो शुरू में आपको एल्केन के लिए इसमें 2 जोड़ देना होगा और एल्कीन के लिए आपको कुछ नहीं इसमें जोड़ना होगा, सिर्फ इतना ही लिख देना है CnH2n और इसको ही लिख देना है CnH2n। उसके बाद आपको पूछेगा एल्काइन, तो उसमें आपको क्या करना है, -2 कर देना है, यानी सटा के, हटा के, घटा के। आप सब याद कर लेना, जिससे आपको ध्यान रहेगा। और तीनों में से कोई भी सवाल पूछे तो आप सभी लिख देना। तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी देख लीजिएगा, वीडियो में जाइएगा मेरे चैनल पर, और लास्ट में जो वीडियो सबसे अंत में डाला गया, शुरू में डाला गया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और भी तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल है, हमारा शरीर का pH परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में है 4.0 से 4.8 और बी में है 4.0 से 4.8, उस 5.0 से 5.6 में है। सी में है हमारा 6.0 से 6.8 तक और डी में है 7.0 से 7.8 तक। तो आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर का जो pH परास कार्य करता है वह करता है हमारा 7.0 से 7.8 के बीच में ही कार्य करता है हमारा शरीर। तो अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल को। 24 नंबर होगा ना, 24 नंबर सवाल यह भी बहुत बिबिया है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है बड़ा टी और छोटा टी, और बी में है छोटा टी और बड़ा टी, और सी में है डबल छोटा टी, और डी में है डबल बड़ा टी। तो आपके मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वह बौने पौधे को दर्शाने के लिए स्मॉल टी डबल टी को लिखा जाता है, और बड़े पौधे को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर को दर्शाया जाता है, यानी कैपिटल लेटर टी को, डबल टी को। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, छोटा पौधा के लिए छोटा टी और डबल टी, और बड़ा पौधा के लिए डबल छोटा टी। इस प्रकार से आप ध्यान रखना।
तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा है, पहला ए में है गुलहर पुष्प, बी में है सरसों पुष्प, सी में है पपीता, डी में है गुलाब पुष्प। तो आप सभी फास्ट में इसका राइट आंसर बता दो, इसका क्या होगा? 23 का 25 का राइट आंसर है। तो चलिए आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तब तक हम इसका आंसर देखते हैं। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर होगा पपीता पुष्प ही हमारा जो है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन देख लो, वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है पपीता। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। आप सभी तैयार रहिएगा। तो आप सभी को बाय बाय, मिलेंगे अगले